पढ़ के आए? मैं बोला ही नहीं, अब कहां से आएगी आवाज यार? हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे क्या पता। ओके, आवाज आ रही है? एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं, फिर इनके दो क्वेश्चन ले लेंगे। ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन है, हमारे आंसर बताओ। इनके आंसर बता देंगे, फिर अपन आज का नया शुरू करते हैं। तो कल हमने जितना पढ़ा उसका एक बार रिवीजन हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि पता ही चल जाएगा तुम्हें कितना याद देखनी है। एक बार पूछ ले। ओके, तो मर्दा में उपस्थित बालू, सिल्ट और मर्तिका के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? मर्दा, मर्दा कणाकार के दो अन्य नाम, मर्दा गठन और मर्दा इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोइल टेक्सचर। ओके, यदि हम बात करें मर्दा कणाकार की, तो मर्दा कणाकार कणाकार को खेत में यदि हमें मापना है, तो खेत में हम किस विधि द्वारा माप सकते हैं? फील्ड मेथड द्वारा माप सकते हैं। कौन से मेथड द्वारा? अच्छा, लेबोरेटरी में मापना है तो कौन सी? अवसाधन। अच्छा, अवसाधन विधि द्वारा जो मापते हैं, उसमें मैंने एक चीज और लिखवाई बाद में। एक है कि प्रयोगशाला विधि दो प्रकार की, कितने प्रकार की? एक तो छलनी द्वारा छान कर, और दूसरी छलनी वाली छान कर किसके लिए यूज लेते हैं? बालू के लिए। और अवसाधन? अच्छा, अवसाधन विधि कौन से नियम पर आधारित है? स्टोक का नियम। और स्टोक का नियम कहता क्या है? कि कोई भी कण यदि गिरेगा तो उसका गिरने की दर किस पे निर्भर करेगी? उसकी त्रिज्या के स्क्वायर पे, त्रिज्या के वर्ग पे निर्भर करेगी। ये स्टोक का नियम था। ओके, कणाकार कितने प्रकार के मुख्य, और पूरे कणाकार वर्ग कितने प्रकार के? कणाकार वर्ग कहां मिलते हैं अपने को सारे? त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर कितने वर्ग है? 12 वर्ग है। अच्छा, कणाकार वर्ग मुख्य कितने? 4 है। पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? 4? सबसे बेस्ट कौन सा? क्यों है बेस्ट? क्योंकि इसमें सबके गुण मिक्स है। अच्छा, भारी मर्दा है कौन सी? अरे जिसका वजन, कहां वजन? जिसकी जुताई आसानी से, कौन सी मर्दा? और जिसकी जुताई आसानी से हो जाए वो कौन सी मर्दा? अच्छा, ये भैया ने दो क्वेश्चन पूछे हैं। कुल मर्दा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? कुल मर्दा में जल पाया जाता है 25%। कितना पाया जाता है? कुल मर्दा में जल कितना पाया जाता है? फिर एक दूसरा क्वेश्चन आया कि रंध्रावकाश में, ये तो है कुल मर्दा में, किसके अंदर? कुल मर्दा के अंदर। कुल मर्दा के अंदर 45% हो आपका खनिज, 5% आपका कार्बनिक पदार्थ, 25% आपका वायु, और 25% जल। इन तीनों को जोड़कर 75 हो जाएगा। पीछे रहेगा कितना? 75। अब ये पूछा है कि रंध्रावकाश के अंदर, तो रंध्रावकाश के अंदर कुल कितने प्रतिशत? तो कुल रंध्रावकाश का कितना प्रतिशत जल है? तो मुझे बताओ, कुल रंध्रावकाश है कितना? 50%। 50। अब 50 है किसका? कुल मर्दा का है। अब कुल मर्दा नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा रंध्रावकाश का, तो मतलब रंध्रावकाश को कितना मानना है? 100। अब रंध्रावकाश किससे मिलकर बना है? जल और वायु। अच्छा, 50 जब था तब वायु कितनी थी? और 50 था जब जल कितना था? अब 50 कितना हो गया है, तो जल कितना हो जाएगा, और वायु भी कितनी हो जाएगी? तो यदि कुल मर्दा का पूछे तो और रंध्रावकाश का पूछे तो 50, आधा आधा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही आंसर देने। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मैं पूछूं, कुल खनिज पदार्थ का, सॉरी कुल ठोस पदार्थ का खनिज कितने? 90%। कुल खनिज के कार्बनिक पदार्थ कितने? 10। कुल रंध्रावकाश का वायु कितना है? लेकिन कुल मर्दा का वायु कितना है? 25। कुल मर्दा का सॉरी रंध्रावकाश कितना है? कुल मर्दा का आपके खनिज पदार्थ कितने? और कुल मर्दा के आपके कार्बनिक पदार्थ कितने? 5%। तो आपको यदि कुल मर्दा पूछे तो आंसर अलग जाएगा, और सिर्फ ठोस पूछा है या फिर रंध्रावकाश पूछा है, आंसर अलग जाएगा। ओके, आज हेडिंग लगाइए मृदा संरचना।
अरे बिना आवाज की हेडिंग डालो। भवानी सर पढ़ाते थे वही पढ़ा रहे हो या अलग? भवानी सर क्या पढ़ाते थे मुझे नहीं पता। नहीं, मैं एग्रोनॉमी नहीं पढ़ा रहा, मैं सोयल साइंस पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक भी ये पढ़ा दिए भवानी सर, नहीं हो? वो आ नहीं रहे थे दिनों से। ओके, मर्दा संरचना लिखिए। हाँ, आती एग्रोनॉमी में ये। मर्दा संरचना लिख लिया? सबने हेडिंग डाली? क्या होता है मर्दा संरचना? तुम यहां ज्यादा आवाज करोगे, वहां एक सिक्स और हो जाएगा। तुम और आवाज करोगे, एक फोर हो जाएगा। तुम शांत रहोगे तो हो सकता है आउट भी हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। कौन खेल रही है? जानते हो आज क्या है? सेमीफाइनल है। 196 पे फोर, 33 आवर्स हुए। ओके, क्यों चला दे? अपन यहां पढ़ेंगे शांति से तो वहां अच्छे से आउट हो जाएंगे। तो शांति से पढ़ना है। हाँ, 260 से ज्यादा स्कोर हुआ तो फिर जीतना बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते। ओके, अब मर्दा संरचना। मर्दा क्या है? संरचना। मैंने कितने कण पढ़ाए मिट्टी के? कौन कौन से? उन तीनों के सापेक्ष अनुपात को उन तीनों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? उन तीनों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? अब ये तीनों के तीनों कण, या जितने भी कण हैं, जितने भी प्रकार के कण हैं, वो एक पड़े नहीं रहते खुले खुले। वो जब मिट्टी में आएंगे तो मिट्टी के अंदर वो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अच्छा, एक कहानी आपको पढ़ा है, आपने सरकारी स्कूल में कोई पढ़े हो तो असेंबली के अंदर या प्रार्थना के अंदर आपने देखा होगा कि आप जो लास्ट में बैठते थे, सबसे पीछे बैठने वाले जो बंदे थे, लड़के थे, वो कभी भी आंखें पूरी बंद नहीं करते थे। वो या सार दे माँ करते रहते थे, पूरी आंखें कभी बंद। अच्छा, उन्होंने एक काम और किया होगा। उन्होंने वहां आसपास से थोड़े से ढेले, डगड़े, या फिर एग्रीगेट्स, या फिर समुच्चय, जिनको हम पेड्स कहते हैं, वो वहां से उठाए होंगे और धीरे से आगे वाले के टकले पे मारे होंगे, हैं? अच्छा, वो जो ढेले हैं, वो आपने देखे ध्यान से? बहुत बार आप खेत में जाते हो तो आपको बहुत बार ढेले मिलते हैं, मिट्टी के समुच्चय मिलते हैं, पुंज मिलते हैं, ऐसे जो पत्थर के आकार के, लेकिन पत्थर नहीं है। आप उनको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, थोड़ा बल लगाओगे तो आपस में टूट भी जाएंगे। बहुत खतरनाक टाइप का अस्त्र शस्त्र है कि एक बार जब जाता है तो जैसे ही दुश्मन सेना पर आक्रमण करता है, गायब हो जाता है। तो इसको कोई पकड़, सीबीआई की जांच में भी आएगा नहीं। कितना बढ़िया वाला अस्त्र है, इसको हम ढेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो याद करो, ढेले में मिट्टी के कण तो है, लेकिन अलग अलग सारे आपस में क्या हुए हैं? जुड़े। इनका जुड़ना ही क्या कहलाता है? तो मर्दा के विभिन्न कण जैसे बालू, सिल्ट और मृत्तिका का जुड़ना क्या कहलाता है? और उनका सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता था? तो अब एक आपको याद रखनी इसकी परिभाषा कि मर्दा में उपस्थित बालू, सिल्ट और मृत्तिका कणों का व्यवस्थापन तो क्या कहलाता है? कैसे व्यवस्थित है वो तो क्या कहलाएगा? और उनका सापेक्ष अनुपात क्या कहलाएगा? तो दोनों की परिभाषा सेम है, बस एक एक वर्ड का अंतर है। तो परिभाषा क्या है, याद रखना। मर्दा, मृदा में उपस्थित कौन कौन से कण? बालू, सिल्ट व मृत्तिका कणों का व्यवस्थापन, अरेंजमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि अरेंजमेंट कैसे हुआ है? क्या कहलाती है? मृदा संरचना कहलाती है। जैसे ये मिट्टी के कण है अलग अलग, ये तो है मर्दा कण, और ये मर्दा कण आपस में जुड़ेंगे तो ये एक प्रकार की क्या बना दी इन्होंने? ये एक संरचना बन गई मिट्टी की। ये तो है मर्दा कण और ये है मर्दा संरचना।
ये याद रखना। तो मैं करूंगा? नहीं नहीं, मुझे बोल सकते हो। मैं आपका, अरे मतलब मालिक हो आप लोग यार। क्या क्या करना ऑन फैन? अरे नहीं नहीं, नो टेंशन रहो तुम। अरे पैसे फेंको और मैं तो, तुम जो बोलोगे कर लूंगा। नाचना है? हाँ, पैसे फेंको। ओके। अब हो गया? नहीं, शायरी वगैरह नहीं आती। पंखा ऑन हो गया मालिक? ओके, अब लिख लो मालिक। मैं हूं मालिक, ओके कोई बात नहीं। अच्छा ले लो, जल्दी। लिख लिया? वाह, शांत रहे। 4 से 6 हो गए विकेट। हाँ, 2 विकेट और हो गए। अब और शांत रहना। तुम ही आज भारत को जिताओगे। बस। लिख दिया? लिख दिया? लिख दिया क्या? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? परिभाषा दोनों की सेम है। उसमें क्या था? मृदा में उपस्थित बालू, सेल्ट और मृतिका कणों का, तो क्या हो जाता? मृदा कणाकार। और यहाँ क्या है? व्यवस्थापन। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, व्यवस्थापन को। सापेक्ष अनुपात होता तो क्या हो जाता? कणाकार। और व्यवस्थापन है तो क्या हो जाएगा? संरचना। तो दोनों की परिभाषा कैसी है? सेम है। लिख दिया क्या? अरे सबने लिख दिया? आगे बढ़े। ओके, दो बातें याद रखना। अरे तुम ज्यादा मत। दो बातें याद रखना। यदि किसी परिभाषा में व्यवस्थापन जैसा कोई शब्द आए, तो आपको याद रखना है वो क्या होगी? मृदा संरचना होगी। और किसी डेफिनेशन के अंदर यदि एक वर्ड आए सापेक्ष अनुपात, कौन सा अनुपात? रिलेटिव प्रपोर्शन आए, तो याद रखना सापेक्ष अनुपात में क्या होगा? मृदा कणाकार। दोनों बातें नोट कर लीजिए भैया। ये दो वर्ड याद रखने। ये दोनों वर्ड याद रखने। व्यवस्थापन माने मृदा संरचना, सापेक्ष अनुपात माने कर्णाकार। लिख दिया? सबने लिख दिया? क्या हुआ? लिख लिया? आगे बढ़े। एक सीख हो गई, अब नहीं बढ़ेंगे। 2 मिनट रुकेंगे, पानी वानी पियेंगे, वापस बैठ जाओ सारे नीचे। ओके, बाद में चलेंगे। ठीक हो गई ना एक है? अब सगुन हुआ। बाकी विकेट हो जाता। अब देखो, आपने ढेले देखे? ढेले को हिंदी में कहते हैं समुच्चय और इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेट्स। ये ढेले कैसे हैं उसी से हम डिसाइड करेंगे कि मृदा की संरचना कितने प्रकार की है। लेकिन ये ढेले भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मृदा संरचना नहीं। वो ढेले वाले तो बाद में, पहले अपना हिसाब होगा। ये क्या चल रहा है यार? मैं यहां पढ़ा रहा हूं सीरियसली और तुम नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है? आज समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें जाना है? अरे मतलब ये, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये चीजें दिखाने की नहीं है। ये क्या है? कोई धन दौलत थोड़ी है तुम्हारे जो तुम दिखा रहे हो। ये टैलेंट थोड़ी है तुम्हारा कि तुम दिखा रहे हो टैलेंट। ये तो हर किसी के पास है। जो उसको भी नींद आएगी, आलस आएगा, उबासी लेगा, तो छुपा के। ओके, अब हम बात करें तो ये जो ढेले हैं, इन ढेलों का आकार कैसा है इसके आधार पर संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन ये जो ढेले हैं, ये ढेले भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ढेले को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय। तो याद रखना, मृदा के कण आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? ढेले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ढेले, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीगेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बिना आवाज की लिख लो रे, अभी तक तो ऑल आउट हो जाती।
अब याद रखना ये ढेले कितने प्रकार के होते हैं। और ये सब देखे तो है कि नहीं देखे तुम लोगों ने? कोई है एकदम शहर का कि सर मैंने तो मिट्टी नहीं देखी ध्यान से? है कोई पूरा शहरी परिवेश का? नहीं नहीं नहीं, ये सब तो लग रहे गांव के। क्या बात है। ओके। ढेले, ये कौन है ईस्ट राजस्थान का? ये भरतपुर का होगा पक्का। हाँ हाँ। ढेले या समुच्चय के प्रकार? समुच्चय के प्रकार। ओके। अब याद रखना ये ढेले और समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना एक को बोलते हैं हम पेड्स। क्या बोलते हैं? एक होते हैं बस लिख लो आप। दूसरे नंबर पे होते हैं क्लोड्स। अरे बिना आवाज की लिख लो रे। एक होते हैं फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट। तो याद रखना फर्स्ट नंबर पे है पेड्स, सेकंड नंबर पे है क्लोड्स और थर्ड नंबर पे है फ्रेगमेंट। अब याद रखना होते क्या है। आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि हिंदी मीडियम में एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि जहां मैं बात करूं पेड्स की, तो पेड्स का जो आपका स्पेलिंग है वो पी से शुरू हो रहा है, प से शुरू हो रहा है। तो याद रखना ऐसे ढेले जिनको हमने नहीं बनाए, जो अपने आप प्रकृति में ही बन गए, प्राकृतिक रूप से बने, उनको क्या बोलते हैं? पेड्स। तो ये कौन से ढेले होते हैं? प्राकृतिक रूप से निर्मित ढेले। कौन से ढेले? प्राकृतिक रूप से, मतलब जिनको हमने बनाया। तो क्या हम भी ढेले बनाते हैं क्या? कैसे बनाते? तो आपने बहुत बार देखा होगा, हम जब ट्रैक्टर से खेती करते हैं या अपने बुल्लॉक वगैरह जो अपने अपन खुद चलते हैं, तो जब हम चलते हैं किसी गीली मिट्टी में, तो गीली मिट्टी में हम बहुत बार पैर रखते हैं तो कुछ मिट्टी जो है वो उठ के बाहर आ जाती है और वो ऐसी ही जम जाती है, धीरे धीरे वो वैसी टूटती है और ऐसे ही ढेलों का रूप ले लेती है। ट्रैक्टर चलते हैं तो ट्रैक्टर के टायर के बीच में जो मिट्टी फंस जाती है वो ढेलों का रूप ले लेती है सूखने पर। बहुत बार हम जब कल्टीवेटर या फिर प्लोइंग करते हैं तो बहुत बार ढेले बन जाते हैं। तो वो ढेले कौन से होंगे? तो क्लोड्स से याद रखना कौन से ढेले? कृत्रिम रूप से बने ढेले। तो कितने प्रकार के ढेले हो गए? दो प्रकार के। पहले नंबर कौन सा और दूसरे कृत्रिम। अब बहुत बार हम प्राकृतिक रूप से ढेलों के ऊपर चले तो प्राकृतिक ढेले जो है अपने पैरों से, अपने गाय भैंस के पैरों से या अपने गाड़ी वगैरह के व्हील से जो है वो टूट जाते हैं। तो प्राकृतिक ढेले यदि टूट जाएं तो उनको क्या बोलते हैं? तो याद रखना ये होते हैं टूटे हुए प्राकृतिक ढेले। क्या कहलाते हैं? फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। तीनों चीजें याद रखना। पहला कौन सा? तो प्राकृतिक ढेलों को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक से प याद रखना, फिर पेड़ से भी प। तो प से प यानी प्राकृतिक से पेड्स, और दूसरा कृत्रिम से क्लोड्स। और जो प्राकृतिक ढेले अपने द्वारा टूट जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट्स। क्या? हाँ ढेले लेंगे, कुछ भी मत कर, प्राकृतिक रूप से एक ढेला लाके दूं, अपने हाथ में लेके थोड़ा सा उछालना, नीचे गिरा देना, टूटेंगे तो वैसे ही रहेंगे क्या? नया ही रूप आएगा उसका, तो टूट के छोटे छोटे भागों में टूट जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट, मतलब टुकड़े उसके। तो टुकड़े क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से टूटे हुए। जो प्राकृतिक ढेले जब टूट जाते हैं तो क्या बनते हैं? फ्रेगमेंट। लिख लिया? वापस बोलो। एक नंबर पे क्या होते हैं? पेड्स। दूसरे नंबर पे क्या होते हैं? और तीन नंबर पे फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मृदा संरचना का प्रकार। मृदा संरचना का प्रकार या मृदा संरचना के प्रकार। मृदा संरचना के प्रकार। टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। मृदा संरचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
सोइल स्ट्रक्चर, और ये एडिंग हो जाएगी टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। बिना आवाज किए लिख लो, टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। याद रखना, ये जो प्राकृतिक ढेले हैं, ये ढेले किस आकार के हैं, आकृति कैसी है, शेप कैसी है उसकी, उसके आधार पर कितने प्रकार की संरचना है, 4 प्रकार। कितने प्रकार की संरचना? तो आपसे पूछे जाए मृदा संरचना कितने प्रकार की, तो कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। जैसे एक का नाम है प्लेटी संरचना। कौन सी संरचना? नाम बोलो, कौन सी संरचना? प्लेटी। दूसरे नंबर पे है प्रिज्मी संरचना। कौन सी? प्रिज्मी संरचना। 3 नंबर पे है खंडनुमा संरचना। कौन सी है? खंडनुमा संरचना। और 4 नंबर पे है गोलाकार संरचना। कौन सी कार? गोलाकार। किस आकार में? तो गोलाकार। याद रखना, कौन सा आकार? गोलाकार। मैंने क्या बोला कि पेड्स की आकृति या आकार के आधार पर, शेप के आकार पर कितने प्रकार की? तो जो संरचना प्लेट जैसी है, किसके जैसी है? मृदा के ढेले यदि प्लेट जैसे हैं, प्लेट देखी आपने, खाना खाने वाली प्लेट, तो प्लेट के जैसी है तो नाम क्या रख दिया? तो मतलब ऐसी संरचना है कोई मिट्टी की, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रिज्मी का मतलब होता है स्तंभ नुमा। स्तंभ जिसको हम बोलते हैं खंबा, जैसे स्तंभ या खंबे के नुमा, यदि बड़े बड़े आपने पिलर्स देखे, पिलर, तो ये पिलर नुमा यदि संरचना होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिज्मी। अच्छा, तीसरे नंबर पे खंड नुमा। ये जो खंड होते हैं ऐसे, अब इसी प्रिज्म को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? खंड। तो ये होती है खंड नुमा संरचना। कौन सी होती है? और यदि मिट्टी के कण आपस में गोल गोल जुड़ गए हैं, कैसे जुड़ गए हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? गोलाकार संरचना। तो यदि प्लेट जैसी तो, यदि स्तंभ जैसी मतलब पिलर जैसी तो, खंडे जैसी तो, ब्लॉक जैसी, और यदि गोल है तो गोलाकार। तो कितने प्रकार की संरचना हो गई? 4 प्रकार। कितने प्रकार की? वापस बोलो, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, अरे साथ में लिखना भी है। लिख लिया? वाह। प्लेट की संरचना किसके जैसी? तो याद रखना, ये प्लेट जैसी होती है। किसके जैसी होती है? प्लेट जैसी। ये किसके जैसी होती है? स्तंभ जैसी, पिलर जैसी। पिलर्स देखे आपने? ओके। अच्छा, खंडनुमा किसके जैसी? तो याद रखना, ब्लॉक जो होता है खंड, सर आप स्पीड से पढ़ाया करो, आप धीरे पढ़ाते हो। नहीं नहीं नहीं, सबको बोलने का अधिकार है यार। बोल सकते हैं बच्चे। लिख लिया? वापस बोलो, पेड्स के आकृति या आकार के आधार पर कितने प्रकार की संरचनाएं? 4। कौन कौन सी? अब सबको बोलना है बेटा। आप नाराज हो गए? नहीं, आप सबको बोलना है। जब इन्होंने ठेका थोड़ी ले रखा है, ये तो क्या है कि ऐसे क्लास का माहौल बना रहे इसलिए बोलते हैं। आप भी बोला करो। वापस देखो, कितने प्रकार की संरचनाएं? पहले नंबर पे, ये क्या है? सारे एटीट्यूड वाले। आप इनका नाम नहीं लोगे, आपको ये कभी याद नहीं होंगे। ये ऐसे ही नाम है, जब तक आप नाम नहीं इनके याद करोगे ढंग से तो याद नहीं होंगे। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो गोलाकार संरचना है, कौन सी संरचना? गोलाकार। ये गोलाकार संरचना वापस 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? अब एक बात तो इस गोलाकार संरचना में याद रखना, क्या याद रखोगे? कि इन संरचनाओं में सबसे अधिक रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र का सबसे अधिक किसमें?
सबसे अधिक रंध्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक रंध्र अवकाश किसमें पाए जाते हैं? तो याद रखोगे सबसे अधिक पोरोसिटी किसकी? सबसे ज्यादा पोर स्पेस किसमें? सबसे ज्यादा खाली जगह किसमें? खाली जगह ज्यादा होगी तो पानी भी और हवा भी, तो पौधे को पानी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो पौधा ज्यादा ग्रो करेगा। तो याद रखना जिसका रंध्रावकाश ज्यादा होते हैं वो पौधों के लिए भी क्या होती है? अच्छी होती है। तो गोलाकार संरचना पौधों के लिए क्या है? अच्छी है। अब ये गोलाकार संरचना दो प्रकार की, कितने प्रकार की है? एक है दानेदार, क्या बोलते हैं? दानेदार। और एक जिसको बोलते हैं क्रम्बी, क्या बोलते हैं? याद रखना इनके और नाम है। इसको दानेदार को बोलते हैं कणीय, क्या बोलते हैं? और क्रम्बी को बोलते हैं मृदु कणीय। कौन सा कणीय? मतलब बहुत अच्छा वाला कण, मृदुल कण। तो याद रखना कितने प्रकार की गोलाकार संरचना? दानेदार या क्रम्बी या, ये वर्ड याद रखना इंग्लिश का वर्ड है लेकिन बहुत बार हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है क्रम्बी, तो ऐसे ही लिखा आएगा। तो क्रम्बी को और क्या बोलते हैं? मर्दूकणीय। याद रखना ऐसी गोलाकार संरचना जिसमें रंध्र अवकाश कम हो, क्या हो? रंध्र अवकाश कम हो, क्या कहलाती है? दानेदार। और ऐसी गोलाकार संरचना जिसमें रंध्र अवकाश अधिक हो, क्या कहलाएगी? अब मैं बोलूं कि दानेदार और क्रम्बी में बेस्ट कौन सी? क्रम्बी, क्योंकि सबसे ज्यादा रंध्र किसमें? तो याद रखना जो क्रम्बी संरचना है, कौन सी संरचना? क्रम्बी। ये क्रम्बी संरचना किसके लिए? खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए सबसे 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 बेस्ट संरचना कौन सी? क्रम्बी संरचना। कौन सी संरचना? आगे बात समझ में? सबको समझ में आ गई क्या? लिख लो। बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन नहीं किया, एक क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन लिख लेते। नहीं, एक एक, दो तो मुझे ही नहीं आते, रट के भी एक ही आया हूं। क्या हो गया उससे? निकल तो सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं ला। तुझे बड़ा पता है रियली। एक एक वगैरह है क्या? एक वगैरह कर रखा है क्या मेरा मोबाइल वगैरह? भाई प्लीज मत करना है? गोलाकार में सबसे अधिक रंध्र अवकाश, ये वापस कितने प्रकार की? ग्रेनुलर एंड क्रम्बी, मतलब दानेदार और क्रम्बी। क्रम्बी को और बोलते हैं मर्दुकणीय। मर्दुकणीय में रंध्र अवकाश अधिक होते हैं और ये खेती के लिए सबसे उपयुक्त प्रकार की संरचना है। अब देखो आज की क्लास की सबसे उपयुक्त बात यही है, जैसे कल की बात का सारांश लिखवाया था अपन ने, वैसे आज की क्लास का सारांश यही है। तो सबसे बेस्ट संरचना कौन सी? क्रम्बी, मर्दुकणीय जिसको बोलते हैं। ये जो अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मेरी जिनसे इच्छा होगी पूछने की उनसे ही, सबको आपको आंसर देने की आवश्यकता। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको भी क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखना है, तो सब जब क्वेश्चन लिख रहे हैं सब लिखने लग जाइएगा, लेकिन आंसर किसी को देना। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो सबसे टैलेंटेड बंदा है, जो आंसर सबसे सही बताएगा। ओके, तो क्वेश्चन लिखना है आपको कॉपी में, लिखेंगे? ओके, क्वेश्चन लिखना है प्रश्न नंबर 1, मृदा या फिर कृषि के लिए, अरे आवाज नहीं करना है। जिनसे आंसर पूछे हैं वही बताएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी पढ़ा है जस्ट। आंसर लिख दिया? ओके, क्वेश्चन पूछ लूं मैं किसी से? कौन बताएगा? किस किस को आता है आंसर इसका? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। 20 वालों को तो नहीं पूछना है, जिनके 20 में से 20 सही होते हैं।
कौन ऐसा है जिसने बिना 20 वाले हाथ खड़ा किया है? कोई नहीं है। अरे किसको पूछ सकते हैं ये आंसर? इसका आंसर किस किस को पता है? उनसे नहीं पूछना है फिर। आप बताओ बेटा। आप, हाँ, आपके पीछे। हाँ। अरे ऑप्शन में देखा ना है। ये फोर्थ। फोर्थ। कौन कौन इन भैया के साथ है? कौन कौन इन भैया के अगेंस्ट है? अगेंस्ट है इन भैया के अगेंस्ट। अरे कौन है जो इनके अगेंस्ट है? मतलब ये आंसर, ये तो डी ऑप्शन बता रहे। डी। डी आंसर। नहीं, वो देखो एक भैया ने हाथ खड़ा किया है कि डी नहीं है। और कोई? दो। होंगे होंगे तीन। ऐसे कैसे नहीं फंस सकते यार, फंसेंगे लोग। तो आंसर इसका क्या है? डी। क्योंकि यहां क्या पूछा है? और ये तीनों ऑप्शन किसके हैं? संरचना के हैं। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो याद रखना कणाकार कौन सा बेस्ट है। दो। वो ना फंस सकते हैं, दो तीन लोग फंसे थे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके नोट्स में, लिख लीजिए। इनमें से कोई नहीं आंसर। बेटा आपने क्वेश्चन ही नहीं लिखा। अच्छा। आंसर भी लगा दिया। हाँ यही लिखो तो था, सही रहे क्वेश्चन। पता रहे ना कहाँ नोट्स है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लिख लिया? सबने लिख लिया क्या? डन एकदम। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, खाद वगैरह डालने से मृदा की संरचना सुधरती है कि बिगड़ती है? टिलेज करने से, भू परिष्करण करने से सुधरती है। पक्का? जहां तक हद में करे तो सुधरेगी, हद से ज्यादा करेंगे तो बिगड़ जाएगी। अच्छा, टिलेज करने के बाद जो मृदा संरचना प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? भू परिष्करण करने के बाद टिल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिल्थ। तो ऐसी मृदा संरचना जो भू परिष्करण के बाद प्राप्त होती है क्या कहलाती है? टिल्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? टिल्थ। टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में भू परिष्करण को, और इस टिलेज से एक शब्द बना है टिल्थ। तो दो तीन बातें और नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना कार्बनिक पदार्थ प्रयोग करने से कार्बनिक पदार्थ, फॉस्फेटिक उर्वरक, फॉस्फोरस के जो उर्वरक होते हैं, जानते कौन कौन से? एसएसपी, डीएपी, एमएपी, अमोनियम फॉस्फेट, ये सारे, ये फॉस्फेटिक उर्वरक। और कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन जानते हैं? कौन सा वाला? Ca2+। ये तीनों ही मिट्टी की संरचना में क्या करते हैं? सुधार करते हैं। लिख दिया सबने? नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी लिखवाई थी अपन ने शुरू में? इसके आगे क्या है? कणाकार संरचना के बाद में क्या है? घनत्व। मर्दा घनत्व। लगाओ हेडिंग मर्दा घनत्व। ये टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लेना पूरी सोल समझ में आ सकती है, वरना आपको पूरी सोल समझ में कभी। ये घनत्व समझ में आ गया तो समझ लेना तुम सोल समझ सकते हो। अभी तक जितनी बातें की सब बकवास है, सबको बताइए तो कोई इसमें स्पेशल बात नहीं थी। घनत्व समझ में किसी को, क्योंकि घनत्व में आएगा जोड़ बाकी गुणा भाग। घनत्व तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जोड़ बाकी गुणा भाग आज तक समझ में। अच्छा, जोड़ बाकी यदि 15 को 25 से गुणा करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां गुणा होगा 1.25 से 2.35 का। हो जाएगा? पक्का? पक्का। ओके, लिखिए मर्दा घनत्व। अरे इस टॉपिक से तो मुझे भी डर लग गया भाई। सोइल डेंसिटी।
सोइल डेंसिटी, मृदा घनत्व। मुझे क्या पता, मैं क्यों बताऊं टेल्स कौन, फिर एग्रोनॉमी वाले क्या पढ़ाएंगे। नहीं, मैंने इतना ही रट के आया हूं, आज इतना पढ़ाना है। मैं तो ये भी नहीं रटा, इसलिए पानी पी रहा हूं बार बार। इसने क्या है कि अब है ना, मेरा वो हैक तो कर ही रखा है सिस्टम, दिमाग भी हैक कर रखा है। इसको पता है कि सर को कौन सा आंसर नहीं आ रहा है, तो या फिर ट्वेल्थ कौन पूछेगा, फिर ऑप्शन भी देगा, ऑप्शन देगा 45, 60, 120, फिर बताओ सर कौन सा है, कौन सा है। बस बता दिया छोरे ने यार। कितना वापस बता, तुम्हें किसी को नहीं पता। अरे ट्वेल्थ कौन कितना होता है। हाँ, अपन बताना ही नहीं है। ओके, मृदा घनत्व, सोइल डेंसिटी, क्या होता है मृदा घनत्व। अच्छा, फिर कौन बोला, मुझे नहीं पता, रियल नहीं पता, तेरी कसम नहीं पता। अब ये नहीं पूछेगा कि कल तक तो जिंदा ही नहीं रहेगा। अखबार में और आएगा, सर ने खाई झूठी कसम। ओके, मृदा घनत्व। अच्छा, मृदा को हम थोड़ा छोड़ देते हैं, घनत्व के ऊपर फोकस करते हैं। घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है। अच्छा, डेंसिटी तो सबको ही पता है, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन घनत्व है क्या एक्चुअल में, घनत्व है क्या। तो याद रखना, किसी भी वस्तु के भार में उस वस्तु के आयतन का भाग देंगे। वस्तु के अंदर भार जितना भी होगा उसके अंदर हम आयतन का भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, घनत्व। तो घनत्व में आपको एक बात याद रखनी, घनत्व बराबर होता है भार बट्टा, भार बट्टा, याद रखना, भार बट्टा आयतन। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि जब हम घनत्व की बात करें और भार बट्टा आयतन की बात करें, तो अभी तक तो हमें यह भी नहीं समझ में आया कि भार क्या होता है, और दूसरी बात हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि आयतन क्या होता है। भार क्या होता है सबको पता है, क्या होता है भार। अरे तुम वापस उसका हिंदी बता देते हो या पर्यायवाची बता देते हो। तो भार का मतलब है वो वस्तु जिन रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, उन सब के परमाणुओं का भार उस वस्तु का भार होता है। जैसे अपनी बॉडी है, तो अपनी बॉडी में बहुत सारे तत्व है, वो तत्व सारे मिला के उनका परमाणुओं का भार जोड़ेंगे, तो हमारे किसका भार आ जाएगा, बॉडी का भार आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, हर वस्तु अपने एनवायरमेंट में, अपने पर्यावरण के अंदर कोई ना कोई जगह घेरती है। जैसे आप सबने भी अपने टेबल पे, ये बंदे हैं जो चार ही बैठे हैं, पांचों आएगा तो बोलेंगे सर जगह नहीं है। ये जगह क्या है, उस जगह का मतलब है वहां आयतन नहीं है उसका, उसको जो सरफेस घेरेगा वो जितनी जगह घेरेगा उतनी जगह यहां अवेलेबल नहीं है। तो जो वस्तु जगह घेरती है, जितनी जगह घेरती है, वो तो क्या कहलाता है, और जितना उसके अणुओं का भार होता है वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। जैसे मैं बताऊं कि इस पेन का भार है मान लीजिए 10 ग्राम, कितना ग्राम, लेकिन इस पेन ने एक जगह भी घेर रखी है, एक जगह जहां पे ये पेन है वहां पे कोई दूसरा नहीं आ सकता। पेन ने जहां जगह घेर रखी वहां कोई दूसरा नहीं आ सकता। इसका मतलब इसने जो जगह घेर रखी है उसको क्या बोलेंगे, आयतन। क्या बोलेंगे, याद रखना, भार को मापने की इकाई जो है, भार को जिसमें मापा जाता है, तो भार की जो इकाई है वो है ग्राम, किलोग्राम, जिसको हम बोलते हैं टन, या फिर मेगाग्राम। कौन सा ग्राम, तो ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, टन हो गया, या मेगाग्राम, ये सब किसकी इकाइयां हैं, क्विंटल, क्विंटल किसकी इकाई है। अच्छा, गांव में हमारे चलता होगा मण, मण मतलब 40 किलो, तो ये मण किसकी इकाई है, बाहर की। पाउंड आपने सुना होगा, किसकी इकाई है, बाहर की। तो ऐसे ही आपने देखा होगा बाहर की इकाई मुख्यतः हम कौन कौन सी यूज करते हैं, ग्राम या फिर मेगाग्राम। ये कौन सा है, मेगाग्राम। अच्छा, जब हम आयतन की बात करें, किसकी बात करें, आयतन की, तो आयतन के अंदर आपको याद रखना है कि आयतन को हम मापते हैं सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, किसके अंदर, या फिर मीटर क्यूब के अंदर, या फिर हम मापते हैं लीटर के अंदर, किसके अंदर, लीटर, किलो लीटर। लीटर आपने सुना होगा, जब भी आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि लीटर में, जैसे दूध 1 लीटर, या फिर घी 1 लीटर, पानी की 1 लीटर की बोतल, या फिर आपका ऑयल, जो आपका वेजिटेबल ऑयल आप खरीदने जाते हैं उसको हम लीटर में बोलते हैं। बहुत बार हम गलती से उसको किस में बोल देते हैं, किलो में। हम जैसे मान लो 1 किलो घी खरीदने गए, लेकिन 1 किलो घी के अंदर 917 ग्राम घी होता है। कितना ग्राम, 917। तो याद रखिए 1 किलोग्राम घी के अंदर 100 जो ग्राम है वो 1 लीटर से कम है। 1 लीटर घी का मतलब है 100 ग्राम कम है आपका, किससे, 1 किलोग्राम से। तो बहुत बार प्राइस जो होती है आप किलोग्राम में बताते हैं और आपको दे देते हैं लीटर के अंदर, 1 लीटर का पैकेट दे देते हैं। तो 1 लीटर और 1 किलोग्राम घी बराबर
लेकिन 1 किलोग्राम और एक लीटर पानी दोनों क्या होते हैं, बराबर। भले आप बोलो 1 किलोग्राम पानी या आप बोलो 1 लीटर पानी, दोनों का भार और आयतन दोनों का क्या होता है, और क्या इस किस में मापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में। हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल मापा जाता है स्क्वायर में, वर्ग में, और आयतन मापा जाता है घन में। तो सेंटीमीटर घन या फिर घन सेंटीमीटर और घन मीटर, ये किसकी इकाई है, आयतन की। इतना लिख लो। अच्छा, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, और 1 मेगाग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, और 1 मेगाग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10,000। यहां लिख लेते हैं, याद रखना 1 टन में 1,000 किलोग्राम होते हैं। कितने हजार किलोग्राम होते हैं, और 1 मेगाग्राम में 1,000 किलोग्राम होते हैं। मतलब 1 टन को ही सही लैंग्वेज में 1 मेगाग्राम कहते हैं। ये है जो इसको है मेगाग्राम लिखना। क्या लिखोगे, मेगा, मिलीग्राम मत लिख लेना। 1,000 मिलीग्राम किलोग्राम होता है, 1,000 किलोग्राम 1 मेगाग्राम होता है। तो बहुत डिफरेंस है मेगाग्राम और मिलीग्राम में। अगली बात समझ में, लिख लिया क्या, ये तीनों इकाइयां याद रखना। बाहर की इकाई क्या है, ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, या फिर मेगाग्राम। आयतन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। अच्छा, अब देखो घनत्व तो क्या होता है, भार बटा आयतन। तो भार की इकाई किसमें, ग्राम में, और आयतन की इकाई किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसकी इकाई है, घनत्व की। ऐसे ही एक घनत्व की इकाई है मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। तो याद रखना, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या दर्शाता है, भार, और नीचे वाला क्या है, तो भार बट्टा आयतन क्या कहलाता है, भार बट्टा आयतन क्या कहलाता है। तो घनत्व की दोनों इकाइयां लिख लीजिए, दोनों इकाइयां किसकी है, घनत्व की, डेंसिटी की। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और मेगाग्राम प्रति घन मीटर। ग्राम को जी लिखते हैं, जी एम लिखते हैं, जी लिखते हैं, ठीक है, जी एम नहीं लिखना है, मैं गलत थोड़ी लिखूंगा जी। अपन गलती से जी एम लिखते हैं उसको, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है एक्चुअल में होता है जी। आपने कभी किलोग्राम को ऐसे देखा है क्या, के जी एम। तो आप किलोग्राम कैसे लिखते हैं, तो फिर वो एम कहां गया, तो एम, ये तो ग्राम वाला ही तो जी है। तो फिर ग्राम में जी, जी था तभी तो एम नहीं आया इसमें, वरना अपन किलोग्राम कैसे लिखते देखो, केजीएम नहीं लिखते हैं ना, केजी तो एफ लिखते हैं अपन। हाँ, अल्लू अर्जुन, यस वर्धन, ओके नाइस। हाँ कोई बात नहीं, निकल जाता। लिख लिया, सबने लिख लिया। अब देखो घनत्व होता क्या है, ये घनत्व की डेफिनेशन लिखिए। प्रति इकाई आयतन का भार क्या कहलाता है, प्रति इकाई आयतन वस्तु का भार क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है।
प्रति इकाई आयतन वस्तु का भार क्या कहलाता है? घनत्व। अब ये समझ में भी नहीं आएगा और तुम्हारा टॉपिक भी खत्म नहीं होगा ये वाला, इसलिए हम पढ़ेंगे। एक बार इसको और बता देंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, अभी 2 मिनट रुको। हाँ बोल दिया, अभी बता रहे, इसको और बता रहे। अरे इसको और बता रहे, अभी इसको और आपको कितना हुआ है अभी देख लेते हैं, अभी बता रहे बच्चे। अरे ऑनलाइन वाले बता रहे हैं। हाँ 248 पे 8, अपन 4 पे आए थे, 8 हो गए।